हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर संडे। लास्ट संडे को हमने क्या देखा था? लास्ट संडे को जो प्रेजेंटेशन हमने देखा था वो दैट वाज फॉर यू एज वेल एज योर पेरेंट्स। क्या सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट हमने रिव्यू लिया था, उसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया था, लेकिन हमारा कहना यह था कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट एट ऑल, लाइफ मैनेजमेंट इज द ओनली सब्जेक्ट। खैर ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दैट प्रेजेंटेशन आल्सो। आज का जो हमारा सुपर संडे है, आज का हम क्या प्रेजेंटेशन लेके आए हैं आपके लिए, क्या सब्जेक्ट लेके आए हैं? इट्स वंडरफुल सब्जेक्ट। आज दोस्तों जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो एज ए स्टूडेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इस सब्जेक्ट पर बहुत ही कम लोग आपसे बात करते हैं, बहुत ही कम लोग बात करते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि ये थोड़ा टेक्निकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों चीज है। अब टेक्निकल है इसलिए जिसको समझता है वही बात करेगा, जिसको नहीं समझता है उस पर ये सब्जेक्ट पे आपसे कोई बात नहीं करेगा। आज का सब्जेक्ट है बॉडी लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स। वेल, आप कहोगे बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज दिस बॉडी लैंग्वेज? मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस हमको मालूम है, लेकिन व्हाट इज दिस बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है दोस्तों, इट इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय आवर बॉडीज, एंड नीडलेस टू ऐड दैट इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो भाषा, जो लैंग्वेज हमारी बॉडी बोलती है, क्या हमको उसका ज्ञान रहना जरूरी नहीं है? क्या उसका नॉलेज रहना जरूरी नहीं है? 100% है। अगर हमको हमारी बॉडी क्या बात कर रही है इसके बारे में अगर मालूम नहीं है तो वी विल बी पुट टू लॉस। अब कैसा लॉस होता है हमारा, ये अभी आपको जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इतनी सारी चीजें हैं, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स which you need to learn, which you need to practice all the time about body language। अब कैसे? पहली बात तो ये है कि ये हमारी बॉडी की जो इमोशंस है उसका डिस्प्ले हमारी बॉडी जब भी करती है उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग रास्ते से कहीं चल रहे हैं, आपको लगता है कि हमको लेफ्ट में मुड़ना है। जैसे ही आपके दिमाग में लेफ्ट में मुड़ने का सवाल आ जाता है, आप क्या करते हो? आप लेफ्ट में मुड़ जाते हो। ऐसा कभी हुआ है कि आपके दिमाग में विचार है लेफ्ट में मुड़ने का और आप राइट में मुड़ते हो? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी तरह ये सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने, लेकिन एक बात, ये जो लैंग्वेज है, आप किस तरह से सोचते हो, आप क्या करते हो, आपके दिल में कौन कौन से विचार है, आप मेंटली यहाँ पर हो या नहीं हो, ये सब जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी डिस्प्ले करती है। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आपको ये लैंग्वेज समझने को होना। जिस तरह से मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आपको समझती है, अगर ये भी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाए तो बस इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एज अ स्टूडेंट्स यू विल बी एट द टॉप, बहुत मजा आएगा आपको। अब बात यह है कि ये बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट क्या है, क्यों सीखना चाहिए हमको? वो इसलिए सीखना चाहिए कि जब भी हम किसी के साथ में कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन आप अपने टीचर्स के साथ में करते हो, आपके पेरेंट्स के साथ में करते हो, एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो है, ये कम्युनिकेशन जो आपका होता है उसका इम्पैक्ट कैसा रहता है? 7%, ओनली 7% इम्पैक्ट टेक्स प्लेस थ्रू वर्ड्स। वर्ड्स के थ्रू सिर्फ 7% इम्पैक्ट होता है। आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 7% है। 38% इम्पैक्ट होता है वॉइस से। आप किस तरह से बोल रहे हो, आप दिल से बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, हाई पिच में बोल रहे हो, लो पिच में बोल रहे हो, इसका सबका इम्पैक्ट होता है 38%। एंड 55% इम्पैक्ट टेक्स प्लेस थ्रू योर बॉडी। आप किस तरह से बोल रहे हो, आपकी बॉडी उस वक्त क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, उसका इम्पैक्ट होता है 55%। मतलब क्या है कि बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट कुछ भी कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन में इतना ज्यादा होता है। इसलिए आपको बताता हूं कि आपको बॉडी लैंग्वेज एज ए स्टूडेंट मालूम रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा लाइटर वेन में अगर हम
इसको लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं कि आपकी टीचर जब आपको पढ़ा रहे हैं या रही है तो उसके दिल में क्या विचार चल रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी आप जान सकते हैं अगर आपको बॉडी लैंग्वेज की जानकारी है। सिमिलरली लेकिन एक बात है कि आपके टीचर को अगर बॉडी लैंग्वेज मालूम है तो वो आपके दिल में क्या चल रहा है वो भी जान सकती है। व्हाई स्टडी बॉडी लैंग्वेज? अब क्या जरूरत है बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की? इतने सालों में पढ़े हैं हम, स्टूडेंट्स को तो बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है, ऐसा तो कोई स्कूल में लगता ही नहीं है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ये विषय होता ही नहीं। लेकिन एक बात बताता हूं, आप जब भी किसी से कोई भी बात करो, अगर प्रोफेशनली बात करना है आपको, आपके बात करने में अगर प्रोफेशनल अप्रोच लाना है तो आपको बॉडी लैंग्वेज का स्टडी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज प्रॉपरली। दूसरी बात, आपकी टीचर आपको क्या समझाना चाहती है या टीचर कैसे समझाना चाहती है, क्या समझना चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब अगर आपको आपके टीचर को अगर ढंग से जानना है तो आपको बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। ये बहुत आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये सब। दूसरा, आपके दोस्तों के बारे में अगर आपको इन डिटेल मालूम करना है, जैसे आपका दोस्त आपको फंसा रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अगर आपको इसकी जानकारी बॉडी लैंग्वेज का आपको नॉलेज है तो वैसे ही मिल जाएगी। दूसरा, किसी के साथ में आप डिस्कशन कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, तो उस वक्त अगर आपको बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज है तो यू विल गेट बेटर। डिस्कशन में भी जब भी आप बात करोगे तो आपका पलड़ा ऊपर रहेगा। वो भी स्पीच दोगे तो स्पीच में भी अगर बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। दूसरा, अच्छे दोस्त आपको चूज करना है, कोई अच्छा सा ढंग से एक चॉइस करना है और पार्टनर्स आपको ढूंढना है। तो ये व्यक्ति जो है ये आपके लिए राइट है या नहीं, ये आपको बॉडी लैंग्वेज पर से पता चलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर से। अब उसकी बॉडी तो ऑल द व्हाइल आपको सिग्नल्स दे रही है, अगर आपको लैंग्वेज समझती है तो आप बिल्कुल समझो कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये आपको तुरंत मालूम पड़ जाता पहले, तो आप उसको अपना दोस्त बनाओगे ही नहीं। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे हैं, एज ए स्टूडेंट तो आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं। दूसरा, कभी इंटरव्यूज में आपको जाना है, कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, अब इंटरव्यूज तो बाद में आपको देना ही पड़ेगा, तो इंटरव्यूज में अपनी पोजीशन किस तरह से क्लियर रखना, अपनी पोजीशन किस तरह से हायर साइड पे रखना, बात करते वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा इंपैक्ट कैसा पड़े, ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ अच्छी जानकारी है। अब इज इट नेसेसरी फॉर ऑल? 100% इट इज प्रैक्टिकली नेसेसरी फॉर ऑल डॉक्टर्स, ऑल प्रोफेशनल, all managers, all salesmen and all students must know the details of body language। अगर मालूम पड़ता है तो उसके इम्पैक्ट आपको समझो। एक बात बताता हूं आपको, जिसको बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज है वो इतना जल्दी अपने आप को बदलता है, सामने वाला किस तरह से आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ये उसके तुरंत ध्यान में आ जाता है, वो तुरंत अपना स्टैंड बदलता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे आपके पापा आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके पापा आपसे बात कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या, सच बोल रहे हैं क्या, वो आपकी तरफ ध्यान, मतलब आप जो उनको समझाना चाहते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान है क्या। जैसे आपने बोला कि पापा मुझे आपकी बार नई साइकिल चाहिए, वो सुन रहे हैं, अब वो किस तरह से सुन रहे हैं, आपको अगर बॉडी लैंग्वेज मालूम है तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वरना अदरवाइज आपको क्या लगेगा कि नहीं मैं तो बोल रहा हूँ पापा को कि आपकी बार मुझे नई साइकिल चाहिए, आप बोल रहे हो कि पापा देखो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो एक आधा अच्छा मोबाइल दिलवा दो, तो पापा का रिस्पांस क्या है ये उनकी बॉडी लैंग्वेज पर से आप तुरंत भाग जाओगे। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स का तो एक और ही मजा है। गर्ल्स स्टूडेंट जितने भी है हमारी जो सुन रही है, उनकी मम्मियां सुन रही है, तो उनके लिए एक बताता हूं कि ये बॉडी लैंग्वेज का गर्ल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली नॉलेज है, इनको बाय बर्थ बॉडी लैंग्वेज का बहुत सुंदर नॉलेज है। अब कैसे है क्या है ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताता हूं। गर्ल्स के बारे में ऐसा है कि गर्ल्स कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल सामने वाला करता है तो वो तुरंत पकड़ लेती है। दूसरा ऐसा है, गर्ल्स के बारे में एक कहा जाता है कि गर्ल्स को बाय बर्थ, मैंने बोला है कि बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज बहुत सुंदर रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, आप अगर उनसे झूठ बोलते हो तो वो तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि उनको इतने अच्छे सिग्नल समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। लेकिन इसके विरुद्ध
वो जब झूठ बोलती है, मतलब गर्ल्स झूठ बोलती है, लेडीज झूठ बोलती है, तो उसे पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको, खैर लेकिन बाकी भी एडवांटेज है उनको। अब गर्ल्स के मामले में बॉडी लैंग्वेज का ऐसा है कि भगवान ने थोड़ा से 2-4 चीजें उनको बहुत ज्यादा दी है, तो उनको हमसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रहता है। अब उसका उन्होंने लेकिन एडवांटेज लेने को ना, वो एडवांटेज लेती नहीं, ये बात और है। अब जैसे बॉडी लैंग्वेज, अब हमको स्टार्ट करना है सीखने के लिए, स्टूडेंट्स के लेवल तक मैं आ ही जाऊंगा। अब आपको मालूम है कि जैसे 0 एज से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में मालूम है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है एकदम, आप भी किसी की न्यूबॉर्न बेबी को देखने के लिए कभी हॉस्पिटल में जाते हो, तो उसकी मम्मी से पूछो, आपकी मम्मी से पूछो, क्या 2-3 चीजें न्यूबॉर्न बेबी को किस तरह से फीड करना है, बस ये बताने की ये आपको जरूरत नहीं। जैसे वो ऊपर से मम्मी के पेट से सीख कर ही आती है कि किस तरह से फीडिंग मम्मी से अपने लेना है, ये उसको तुरंत मालूम रहता है। दूसरा, न्यूबॉर्न बेबी 1 घंटे का भी है तो क्या होता है, उसको ये पता है कि किस तरह से हंसना है, किसी को उसको सिखाना नहीं पड़ता है। न्यूबॉर्न बेबी की हंसी तो बहुत ही क्यूट रहती है, वो बहुत ही डिवाइन रहती है, किसी ने सिखाया नहीं है। दूसरा, उसको नेक मूवमेंट जो है, इसको यस कहते हैं और इसको नो कहते हैं, ये बाय बर्थ मालूम है। कैसे? मम्मी जब भी उसको फीड करती है, उसका पेट भर गया, और समझो पेट भर गया है छोटे बच्चे का मतलब अब वो समझो 2 दिन का है, 4 दिन का है, और अगर फिर से मम्मी उसको अपने फीडिंग के लिए लेती है तो वो नहीं बोलती है। अब ये इतनी छोटी सी 1 दिन 2 दिन की बच्ची को या बच्चे को किसने सिखाया है कि नहीं का, ऐसा कहते हैं नेक मूवमेंट। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है बाय बर्थ हमारी बॉडी में है ही है, अब हमको समझना है। उसके बाद में अब आपके लिए बताता हूं, इतने दिन हो गए हैं, आपने कभी एक सब्जेक्ट के बारे में सोचा नहीं। जब भी आप खड़े रहते हो ऐसे खड़े रहते हो, तो क्या आपने आप कभी सोचा है कि आपका कौन सा हाथ नीचे और कौन सा हाथ ऊपर रहता है? नहीं सोचा है। आप एक काम करो, ये हैंड मूवमेंट्स जो है, जैसे मैंने मेरे हाथ बांध दिया, अब ये हाथ मेरा ऊपर है, ये हाथ मेरा नीचे है, ये नेचुरली जा रहा है। अगर मैं बहुत कोशिश करूं कि ये हाथ मेरा नीचे जाए और ये हाथ मेरा ऊपर रहे, ऐसा कुछ हाथ बांधने की कोशिश करूं, नहीं होता है मुझसे। दिस इज नेचुरल बॉडी मूवमेंट्स है ये। आप कितना भी कोशिश करो, पहले नेचुरल करके देखो और उसके बाद में जो हाथ नीचे गया है उसको ऊपर लाओ, आप एकदम अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप कर ही नहीं सकते हो। दिस इज अ वंडर, दिस इज अ मैजिक ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये नेचुरल चीज है। अब कुछ ना कुछ ऐसा है। अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट है हमारे ब्रेन के, राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है और राइट ब्रेन क्या करता है। लॉजिकल जितना भी मूवमेंट्स है वो सब लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, और अदर देन लॉजिकल जो मूवमेंट्स हैं वो सब राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। अब लैंग्वेजेस वगैरह जो पार्ट है वो नेचुरली लॉजिकल चीज में आ जाता है, वो लेफ्ट में आता है, और बाकी मैथ्स फिजिक्स वगैरह जो पार्ट है तुम्हारा कि जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसी जो चीजें हैं वो सब राइट में आ जाती है। अब बात यह समझने जैसी कि गर्ल्स का लेफ्ट ब्रेन एकदम बॉयज से स्ट्रांग होता है, बॉयज का लेफ्ट ब्रेन उतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए आप जब भी देखोगे तो क्या है कि लैंग्वेजेस में और लैंग्वेजेस का रिलेटेड जो पार्ट है, बात करना वगैरह ये सब चीजें हैं, इसमें गर्ल्स आर फार सुपीरियर देन बॉयज। बॉयज में इतना नहीं है। लेकिन अब इसके आगे की बात, राइट ब्रेन का फंक्शनिंग ही थोड़ा लेट चालू होता है। राइट ब्रेन का फंक्शनिंग चालू हो जाएगा जब भी बॉयज जब 17, 18, 19, 20 एज के हो जाएंगे, तब चालू हो जाता है। उस वक्त क्या हो जाता है मालूम है क्या? स्कूल में एज हमारा जब तक 15, 16 रहता है, तब तक गर्ल्स का लेफ्ट ब्रेन फास्ट काम करता है, बॉयज का काम ही नहीं करता है। और एक बात है कि 10 तक स्टडी जो है उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। जैसे ही आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, जेईई, नीट, उसके बाद में आपको जो भी करना है, कुछ फिजिक्स वगैरह, जैसे ही फिजिक्स और मैथ्स आईआईटी वगैरह साइड में एकदम स्ट्रांग होते जाते हैं। बॉयज का क्या है कि जैसे ही 17, 18 हो जाता है तो राइट ब्रेन का फंक्शनिंग फास्ट हो जाता है।
इसलिए फिजिक्स मैथ्स वगैरह का जो पार्ट है वो बॉयज बड़े आसानी से समझ लेते हैं। और 17-18 तक, मतलब 16-17 तक जो गर्ल्स स्कूल में टॉपर्स हैं वो भी क्या करती हैं, फिजिक्स और मैथ्स की तरफ नहीं जाती है। इसलिए मैं बताता हूं कि आईआईटी में हमारे क्या परसेंटेज रहता है। अगर आईआईटी में अगर हम 100 स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं तो 100 में से 92-93 स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड ओनली 7 and 8 आर गर्ल्स। ये बात ध्यान में, क्योंकि क्या है कि फिजिक्स मैथ जैसे स्ट्रांग हो जाते हैं गर्ल्स साइड में आ जाती है, क्योंकि उनका वो स्ट्रांग पॉइंट है नहीं। आपका स्ट्रांग पॉइंट है बॉयज का, तो बॉयज आगे निकल जाते हैं ये। लेकिन गर्ल्स को जहां पर एडवांटेज है वहां पर उनका एडवांटेज है, उसमें कोई इलाज नहीं। मैं आपको अब गर्ल्स को कहां अपर हैंड है ये मैं आपको बताता हूं। गर्ल्स आर बेटर इन मेनी एस्पेक्ट्स। पहली बात तो यह है कि वो मल्टीटास्किंग बड़ी आसानी से कर लेती है। एक वक्त एक से ज्यादा काम करना ये गर्ल्स का ही काम है, बॉयज के लिए ये पॉसिबल है ही नहीं। कैसे मैं बताता हूं। आप अपनी मम्मी को ले लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि बॉडी लैंग्वेज का आपने एनालिसिस ही नहीं किया। आज के बाद ये प्रेजेंटेशन के बाद आप करने लगो तो आपको बहुत मजा आएगा। आपकी मम्मी को ले लो, आपने कभी नोट नहीं किया है, वो क्या करती है, जैसे शाम का समय है तो वो एक साथ 3-3, 4-4 चीजें कैसे करती है, या आपने आज तक नोट नहीं किया है, वो देखो। अभी किचन में कढ़ाई में कोई सब्जी बन रही है, मम्मी का ध्यान उस तरफ बराबर है। टीवी पर कोई सीरियल चल रही है महाभारत की, मम्मी वो भी बराबर देख रही है। आप बाजू में बैठ के मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी का आपकी तरफ भी ध्यान है। और चौथी चीज, अगर डोरबेल बजती है तो मम्मी वो डोरबेल भी अटेंड करती है, मतलब एट द सेम टाइम वो सब्जी की तरफ ध्यान है, महाभारत की तरफ ध्यान है, आपकी स्टडीज की तरफ ध्यान है, और डोरबेल भी अटेंड कर रही है। एक्सेप्शनल है ये। गर्ल्स और लेडीज जो है उनको ये ऊपर से ही मिला है। वो इसलिए कि अब इसमें क्या थोड़ा साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में कुछ चीजें लेफ्ट से होती है, कुछ राइट से होती है। अब देखिए ये कनेक्टिंग केबल जो है हमारे, कनेक्टिंग केबल्स उसको नाम देना पड़ता है। अब ये बॉयज में ये केबल जो है ये बहुत थिन साइज का है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को कनेक्ट करने वाला। उससे क्या होता है कि ट्रैफिक जो होता है, मतलब एक साथ अगर 2-4 सिग्नल इधर से उधर भेजना है तो वो होते ही नहीं है पास, वो एकदम स्लो हो जाते हैं। वेयरएज गर्ल्स में क्या है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन को कनेक्ट करने वाली जो केबल्स है वो है थिक, बड़ी है। तो इसलिए क्या है, एक साथ 3-4 सिग्नल्स फटाफट इधर उधर पास हो जाते हैं कि वो सब्जी भी अटेंड हो जाती है, वो महाभारत भी देखना हो जाता है, आपकी तरफ भी ध्यान रहता है, सभी तरफ ध्यान रहता है। आप गर्ल्स या लेडीज को देखिए कि वो आप बोलते भी हैं और आपकी तरफ ध्यान भी रखती है। आपको लगता है वरना ये कैसे पॉसिबल है कि वो बोल रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो किसी और को और फिर से अटेंड भी करती है बोलते बोलते। जैसे फोन पर तो आप अपनी मम्मियों को देखते होंगे कि मोबाइल पे बात चल रही है, एकदम इंटेंस बात चल रही है, और इधर गैस पे सब्जी चल रही है, इधर किसी और से बात भी कर रही है, या फिर किसी और की बात की तरफ ध्यान दे रही है। आपको लगता है ये सब कैसे पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल एज फार एज गर्ल्स आर कंसर्न, क्योंकि ये जो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है ये एक्सेप्शनल एबिलिटी है। एक्सेप्शनल, इसके लिए एक्चुअली जिसने ये ढूंढ के निकाला है कि गर्ल्स आर बेटर एज फार एज मल्टीटास्किंग इज कंसर्न, उसको इस चीज के लिए, रॉजर पेरी नाम है उनका, उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। खैर ठीक है। अब नेचुरली गर्ल्स के बारे में एक और कहा जाता है, बॉडी लैंग्वेज में वो कहाँ बेटर है हमारे से, वो बढ़िया कम्युनिकेट करती है, और दूसरा वो ज्यादा अच्छा बात करती है। मतलब अब स्पीकिंग के लिए मैं बताता हूँ कि नॉर्मल बॉय जो है वो एक दिन में मैक्सिमम 7000 वर्ड्स बोलता है। नॉर्मल बॉय या नॉर्मल आदमी पकड़ लीजिए हम, वो एक दिन में पूरे हमारे 7000 ही वर्ड्स का यूज करता है। एक गर्ल का क्या है, गर्ल्स जो है वो एक दिन में 20,000 वर्ड्स यूज करती है। कितना बोलती है देखो, बॉयज 7,000 एंड गर्ल्स 20,000। दिस इज फिनोमिनल। इसलिए आप देखोगे कि जैसे ही आपके पिताजी घर में आते हैं, जो मम्मी हमको कुछ बताना चालू कर देती है दिन भर का, अब पिताजी को सुनने की आदत पड़ जाती है।
लेकिन मम्मियों का ऐसा हो जाता है कि जब तक पिताजी को तुरंत फटाफट 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 सब बता नहीं देते, वो 20,000 वर्ड्स निकलेंगे कैसे? तो इसलिए आपकी मम्मियां, आप देखोगे कि जैसे ही फादर आपके बिजनेस खत्म करके आते हैं, ऑफिस में से आते हैं, जो चालू हो जाती है वो इसलिए चालू हो जाती है क्योंकि नेचुरल रिक्वायरमेंट है 20,000 वर्ड्स का। अगर आप उनको 20,000 वर्ड्स नहीं बोलने देते हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, वो झगड़ा करेंगे। ये दिस इज अ वंडरफुल थिंग, दिस इज वंडरफुल। ये ऊपर वाले ने जो दिया है वो बहुत ही एक्सेप्शनल बात है, और कम्युनिकेशन तो बहुत ही अच्छा कर लेती है वो। इसलिए हमको बताते हैं कि आप कोई एक टीचर ले लो तो आपकी जो लेडी टीचर है शी विल बी बेटर देन अ मेल टीचर 100 टाइम्स, 100 बिल्कुल, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ आपकी। तीसरी बात, वो बॉडी लैंग्वेज को बहुत बढ़िया ढंग से समझती है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर सिग्नल्स रहे हैं, वो किसी ने, एक लेडी दूसरे लेडी को कुछ इशारों में अगर समझाना चाहती है तो एक लेडी दूसरी लेडी को बड़ी आसानी से समझा सकती है। वेयरएज एक लेडी ने किसी जेंट्स को इशारा करके कुछ समझाया तो जेंट्स को कुछ समझता नहीं है, क्योंकि जेंट्स का दिमाग चलता ही नहीं है। मल्टीटास्किंग के बारे में मैंने बताया कि जैसे इनको सब कुछ मालूम रहता है, ये एक साथ 4-5 काम कर लेती है। बॉयज के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने पिताजी को ले लीजिए, टीवी देखते हैं तो बस टीवी ही देखते हैं, काम करते हैं तो काम ही करते हैं, एक वक्त एक ही काम होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बॉयज से या मेन से ये काम होता नहीं है मल्टीटास्किंग का। इसलिए मेन हरदम क्या बोलते रहते हैं कि एक वक्त एक ही काम करो, उससे ही अच्छा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि मेन एक वक्त एक से ज्यादा काम करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, लेकिन वेयरएज गर्ल्स आर एक्सपर्ट इन इट। अब दूसरा ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन बहुत सुंदर करती है गर्ल्स, कि जो बॉयज के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कैसे कि मैं एकदम गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपको समझो किसी संडे को किसी क्लास में जाना है, या संडे को आपको स्कूल में जाना है, किसी एक्स्ट्रा सेमिनार बुला है, कोई छोटा सा कॉन्फ्रेंस ले लिया है। अब आप अपने दोस्त के साथ में बैठिए, उसके साथ में बात कीजिए। सेमिनार खत्म होने में आया, समझो 2 घंटे का सेमिनार था, वो पूरा खत्म होने। अब जब मैंने आपको पूछा कि आपके बाजू में जो आपका दोस्त बैठा है, मुझे बताइए कि उसने कौन से कलर की पैंट पहनी है, तो आप कहते हो कि नहीं सर ये तो बिल्कुल देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। आपका ध्यान नहीं था, क्यों नहीं था? दैट इज बिकॉज यू आर अ बॉय। एज अगेंस्ट दैट, एज अगेंस्ट, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन उतना अच्छा नहीं है। एज अगेंस्ट दैट, अगर वहां पर गर्ल्स है तो क्या करते हैं मालूम है? जैसे समझो गर्ल्स कोई सेमिनार में आ गई है, तो आप गर्ल्स को पूछ लीजिए, जैसे ही सेमिनार खत्म होने में आया है, वो खुद ही आपको बता सकती है कि आजू बाजू में जो भी 5-6 गर्ल्स थी, उन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी है, उन्होंने गले में क्या पहना है, उन्होंने कौन सी पर्स लाई है, वो क्या बोल रही थी। ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन 100% इसलिए होता है कि गर्ल्स का विजन जो है दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल विजन, वो ऐसा देखती है। और बॉयज का विजन जो है दैट इज अ टनल विजन, उसको सिर्फ सामने का दिखता है। इसलिए क्या है कि जब भी आप देखोगे दूर का दिखता है बॉय को किसी भी मैन को, मतलब मैन जो है आपके साथ में कोई आदमी जो है उसको दूर का दिखता है, और अगर साथ में लेडी रही तो लेडीज को इधर आजू बाजू का दिखता है। अब ये उसमें कोई इलाज नहीं है। इसलिए कोई भी हॉल में जब भी आप जाते हो तो गर्ल्स को या आपकी मम्मियों का ले लो, आपकी मम्मियों को कोई भी फंक्शन में जाती है तो किसने गले में क्या पहना है, किसने कौन सी साड़ी पहनी है, किसका हेयर स्टाइल क्या है, ये सब एक नजर में पहले ही मालूम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर आपको अगर पूछा जाए कुछ मालूम नहीं रहता। इसलिए ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है वो लेडीज का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसी तरह एक और बात स्ट्रांग रहती है लेडीज की, वो क्या कि वो बहुत ज्यादा देर तक याद रखती है। कैसे? हमारे ब्रेन में सोचने का मतलब थिंकिंग और रिटेंशन ऑफ मेमोरी, इसके लिए एक ही स्पॉट हमारे ब्रेन में दिया है। एंड वेयर एज गर्ल्स के मामले में एक जगह से सोचती है और दूसरी जगह पर रिटेन करती है। इससे क्या हो जाता है कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकती है। अब हमारा क्या है कि सोचते उसी जगह से है, रिटेन इंफॉर्मेशन भी वही करते हैं। अब ये 2 स्पॉट होने की वजह से क्या हो जाता है कि गर्ल्स को कोई भी चीज बहुत दिन तक याद रहती है, दूसरा बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। अब जैसे एकदम इसका छोटा सा उदाहरण दे दिया जाए तो समझो
जिनकी शादियां हो चुकी है ना, वो जो गर्ल्स होती है, उस गर्ल्स को उसकी सास ने अगर कोई कभी ताना कसा है, कोई कुछ उसका इंसल्ट किया है, तो वो उसको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी याद रहता है, और जरूरत पड़ी तो वो 10 साल के बाद बराबर इसका रेफरेंस देती है कि आपने 10 साल पहले मुझे ये ताना कसा था, ये आज आप पर मेरा इंसल्ट किया था। एक्सेप्शनल चीज है, इसलिए कि उनका रिटेंशन जो है वो गर्ल्स का बहुत एक्सेप्शनल है। अब रही बात, मैंने पहले ही बताया, लेकिन मैथ्स, फिजिक्स ऐसे जो सब्जेक्ट्स है उसमें बॉयज स्ट्रांग है, और गर्ल्स जो है उनका लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल पार्ट ओके होने की वजह से उनका लैंग्वेजेस वगैरह में स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन बाकी जगह पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पर हमारे बॉयज स्ट्रांग है। अब कुछ सिंपल मूवमेंट आपको बता देता हूं मैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज की एकदम सिंपल, जैसे कोई भी चीज को हम कहते हैं इट्स परफेक्ट, कैसे बताते हैं हम लोग? परफेक्ट, ये बॉडी लैंग्वेज बराबर है। दूसरा, नथिंग टू वरी, यस ओके इट्स फाइन बॉस, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देन समझो इट्स ऑल ओवर, नहीं जमा यार, एकदम पुअर परफॉर्मेंस रहा, कैसे बताते हैं हम लोग? यस, दिस इज हाउ वी सिग्निफाई। ठीक है, इसका मतलब है नहीं जमा, इट्स ऑल ओवर। इसी तरह सिंपल सिग्नेचर जो आपको मालूम है, कोई टीम जब जीत जाती है, कोई खिलाड़ी जब जीत जाता है, तो क्या होता है? स्टैंड्स फॉर विक्ट्री। इस तरह का सिग्नेचर्स जो है, इसको इस तरह का साइन जो है उसको हम लोग विक्ट्री के लिए यूज करते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे मैंने आपको बताए। अब क्या करते हैं कुछ अच्छी चीजें आपसे डिस्कस करते हैं फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या करना चाहिए। जब भी आप क्लास में बैठते हो, क्लास में बैठेंगे तो क्या करोगे? बैठते वक्त आपको यह देखना है कि आप किस तरह से नहीं बैठोगे। बैठते वक्त ये देखना है कि आप किस तरह से नहीं बैठोगे, और आप ही नहीं, आपके बाजू में आपका दोस्त इस तरह से बैठता है तो आपको इंश्योर करना है कि वो इस तरह से नहीं बैठता है। पहली बात, जैसे ही आपके टीचर ने आपको कुछ समझाना शुरू कर दिया, थोड़ी देर के लिए आप अटेंटिव रहते हो, कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद में जैसे ही आपका पाम्स जो है वो आपकी चिन के नीचे आ जाता है, तो ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो टीचर पढ़ा रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको यू वांट टू स्लीप, आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ योर पाम। आपकी चिन को आप होल्ड कर रहे हो ऐसा कि यहां रुको, ऐसा सो मत जाओ जल्दी। तो इसलिए जब भी आप देखोगे एज अ स्टूडेंट, अगर आपके बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है, टीचर की लेक्चर सुन रहा है कि इस तरह से ये पोजीशन में, तो आप समझ लेना कि उस स्टूडेंट को टीचर क्या पढ़ा रही है इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो इसलिए वो उसको बोर हो रहा है और वो कभी भी सो सकता है। तो इसलिए आपका काम क्या है? उसका एक धक्का दो, उसको बोलो कि जरा ध्यान रखिए, ये जो उसको ये मालूम नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी ये दिखा रही है कि उसको नींद आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे बॉडी अपना काम करती है। जैसे ही नींद आती है, ये हाथ अपने आप ऊपर आ जाता है सपोर्ट के लिए। उसको बेचारे को मालूम नहीं, आजू बाजू के लोगों को भी समझता नहीं, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज मस्ट है। आप समझो, इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि उसको नींद आ रही है। अदरवाइज क्या है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अगर टीचर को भी ये बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स नहीं समझते हैं तो टीचर को भी नहीं समझ में आएगा कि वो ये कर रहा है, वो नींद आ रही है उसको, वो इंटरेस्ट उसका निकलता जा रहा है। अब क्या हम झूठ बोल सकते हैं? देखो दोस्तों, झूठ बोलने पर मैं क्लियर बताता हूं कि गर्ल्स का झूठ बोलना बहुत डिफिकल्ट है पकड़ना। गर्ल्स वगैरह हमारा झूठ बोलना आसानी से पकड़ सकती है, लेकिन झूठ बोलते वक्त आप एक काम कर सकते हो। झूठ बोलते वक्त क्या होता है, हम वो चीज करते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं है तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको नाक में खुजली आती है, ध्यान में रखिए, कभी थोड़ा सा पसीना आता है। तो जो व्यक्ति आपके साथ में बात करते वक्त या अपनी नेचुरली नॉर्मली नाक खुजा रहा है, उसको समझता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपने मन में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, झूठ बोलना यानी वो आपके मन के अगेंस्ट हो जाता है, आप उसको यू डोंट लाइक इट, लेकिन बोलना पड़ता है कभी कभी। तो फिर उस वक्त क्या हो जाता है, नेचुरली आपको नाक की तरफ हाथ चला जाता है, आपको थोड़ा सा स्वेटी फील होता है, पसीना आ जाता है। ऐसे वक्त ऐसा
आपके साथ में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के सिग्नल्स दे रहा है तो आप 100% समझ जाइए कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब आगे हैंड मूवमेंट्स जो है, हमारे हाथों की जो मूवमेंट्स हैं, वो हाथों की मूवमेंट्स पर से आपको पता चलता है कि कौन सी व्यक्ति कैसी है। जैसे मैंने अभी बोला आपको, झूठ बोलने का एक है कि वो आपके नाक को अपनी छुएगा, दूसरा थोड़ा स्वेटी फील करेगा, थोड़ा पसीना आएगा, और तीसरा बात करने वाला व्यक्ति जिस तरह से मेरे पाम्स देखिए अभी ओपन है तो यू शुड बी श्योर कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। अदरवाइज क्या है कि बात करते हुए इस तरह से बात हो रही है, आराम से हो रही है, या फिर हाथ जो है वो बिल्कुल खुले नहीं है, वो पीछे रख के बात हो रही है। आप इसके बारे में श्योर रहिए कि ये जो व्यक्ति है वो 100% आपके साथ में सही बोल नहीं रहा है, मतलब वो झूठ भी बोल सकता है, ये चांसेस बहुत ज्यादा है। अब लेकिन उसके लिए आपको ये मालूम तो रहना चाहिए, ये तीन जो मैंने सिग्नल्स बताए हैं, नोज, स्वेटी फील होना और पाम्स ओपन। जिसके पाम्स ओपन है वो नेचुरली आपकी बॉडी आपको झूठ नहीं बोलने देती। टीचर्स भी क्या करती है, टीचर्स का क्या काम रहता है, जब भी आप क्लास में लेट आते हो, जब भी आप होमवर्क नहीं करते हो, आपको पूछा जाता है कि होमवर्क क्यों नहीं किया, आपका मतलब रीजन जो है वो फिक्स रहता है, पेट दुख रहा है, पंक्चर हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आया था। तो टीचर को अगर बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज है तो टीचर आपकी तरफ ध्यान से देखेगी। ये 3-4 जो मैंने सिग्नल्स बताए, इसमें से जो भी सिग्नल्स टीचर की पकड़ में आता है तुरंत पकड़ लेती है टीचर्स, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपका काम है कि जब भी झूठ बोलो, ये आपके दिमाग में चाहिए कि आपकी मालूम होना चाहिए आपको कि मैं जब भी झूठ बोल रहा हूं मेरी बॉडी सिग्नल्स दे रही है। और टीचर्स का काम है कि टीचर्स ने ये सब पकड़ने को होना, उसका काम है कि बच्चा झूठ बोल रहा है या नहीं, ये उसको मालूम चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट बॉडी हैंड मूवमेंट इज दैट ऑफ शेक हैंड। शेक हैंड इज अ वंडरफुल मूवमेंट। शेक हैंड में मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि शेक हैंड पर से तो आप बिल्कुल आदमी को पहचान सकते हो। कैसे? जो आदमी आपके साथ में फर्म शेक हैंड करेगा, फर्म शेक हैंड का मतलब एकदम कड़क शेक हैंड, फर्म शेक हैंड जो करता है वो आदमी दिल का 100% ऑनेस्ट होता है, एकदम पक्की बात है। दूसरी बात, जो आदमी आपके साथ में दोनों हाथ से शेक हैंड करेगा, दोनों हाथ से शेक हैंड करेगा, आपने एक ही हाथ बढ़ाया है, वो दोनों हाथ बढ़ा रहा है, एक बात क्लियर है, वो आदमी आपको बताना चाहता है, जो दोनों हाथ से शेक हैंड कर रहा है, कि मैं सही व्यक्ति हूं और मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। जो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट देता है वही व्यक्ति आपसे दोनों हाथ से शेक हैंड करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि जो व्यक्ति आपसे बार बार दोनों हाथ से शेक हैंड करता रहेगा, बार बार दोनों हाथ से, जिस व्यक्ति को दोनों हाथ से ही शेक हैंड करने की आदत पड़ गई है, वो व्यक्ति एक नंबर का बदमाश व्यक्ति है। वो आपको बता कुछ और रहा है और उसके दिमाग में कुछ और है। वो आपको फंसाने के बारे में भी प्लान कर सकता है कि हाँ सर डोंट वरी। हर बार दोनों हाथ से शेक हैंड करने वाले व्यक्ति के लिए आप बिल्कुल केयर लीजिए, उसके प्रति सावध रहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, नहीं चलेगा। उसी तरह एक और तरह के व्यक्ति हैं कि जो शेक हैंड, मैंने पहले बताया फर्म शेक हैंड, दूसरा ये, और तीसरा आप मुझे दोनों हाथ से शेक हैंड, और तीसरा शेक हैंड, ये वो व्यक्ति है जो इतना ऐसा आसानी से आपको हाथ दे देते हैं कि तुम ही पकड़ो और तुम ही छोड़ो। ऐसे जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वो होते हैं कि जिनको आपसे शेक हैंड करने में या दोस्ती करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बस फॉर्मेलिटी करके, अब आप सामने आ गए तो हाथ बढ़ा दिया, तुम ही पकड़ दो और तुम ही छोड़ दो। ये लोगों को आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वो कि जिनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरे वो जो आपसे बहुत सुपीरियर होते हैं। अब जो लोग आपसे बहुत सुपीरियर है उनको आपसे शेक हैंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फॉर्मेलिटी करके हाथ बढ़ा देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप ही पकड़ो आप ही छोड़ो। ये तीनों तरह के शेक हैंड जो है वो आपको ध्यान में रखना ही है। अब और स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखिए। जब भी क्लास में बैठते हो तो क्या करते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट्स को बैठने मत देना, अपने दोस्त को बैठने मत देना। दूसरी बात, जब भी आप ऐसा स्टूडेंट देखते हो कि जो हाथ अपने दोनों इस तरह से बांध के बैठा है क्लास में,
टीचर आपको समझा रही है या आपको समझा रहा है और समझा रहे हैं और आप इस तरह से बैठे हो। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर एनी स्टूडेंट। फोल्डेड हैंड्स का मतलब क्या है? जैसे ही आप हाथ फोल्ड करते हो आप एकदम रिलैक्सिंग पोजीशन में चले जाते हो। रिलैक्स मतलब ये पोजीशन है आपकी अटेंटिव, आप ध्यान से देख रहे हो टीचर्स की तरफ, हाथ बंधे नहीं हैं तो आप अटेंटिव। जैसे ही आपके हाथ बंध जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, एकदम आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हो। रिलैक्स पोजीशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर कुछ है तो टीचर्स आपको जो भी समझा रही है उसमें का 40% यू आर मिसिंग। क्यों? जैसे ही आप रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाते हो ब्रेन अटेंटिव रहना बंद कर देता है, और जैसे ही आप अटेंटिव रहना बंद कर देते हो 60% क्लास में रहते हो, 40% क्लास के बाहर चले जाते हो कि आज क्लास होने के बाद में अपने को क्या जाना है, मम्मी ने आज घर को क्या बनाया होगा, रात को कौन सा सीरियल देखना है, ये सब चीजें दिमाग में आना चालू हो जाती है। इससे क्या होता है, जितनी देर तक आप बाहर का सोचते हो, बाहर के बारे में सोचते हो, उतने देर टीचर ने आपको जो भी बताया है वो सब दिमाग से ऊपर चला जाता है। इसलिए कभी भी क्लास में फोल्डेड हैंड्स की पोजीशन में बैठना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। आप खुद भी मत बैठिए, ये तो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी क्लास में वो किसी भी बच्चे को इस पोजीशन में बैठने ना दे। लेकिन अगर टीचर को ये बात मालूम नहीं है तो क्या करेगी, बच्चे अपने इस तरह से बैठेंगे, रिलैक्स मूड में बैठेंगे, और फिर बाद में आके टीचर्स नहीं, पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत कम मार्क्स मिले। अब कम मार्क्स मिले का मतलब क्या है? आपके बच्चे के बाजू में जो लड़का बैठा है उसको पूरे मार्क्स मिले हैं और आपके बच्चे को कम मार्क्स मिले। कभी आप सोच भी सकते हो कि आपका बच्चा इस तरह से क्लास में बैठता है, तो बिकॉज ऑफ दैट नेचुरली ही मिसेस 40% ऑफ व्हाट द टीचर इज टीचिंग टू हिम। ये सोचा ही नहीं है कि 40% इस तरह की गलत आदतें बच्चे को सेटिंग की पड़ गई है, वो इस तरह से आराम से बैठता है और 40% मिस करता है। अब वो मिस करता है जो बाजू का बच्चा नहीं मिस कर रहा है। अब ये मिस करता है, इसके दिमाग में ही नहीं जा रहा है क्योंकि टीचर ने तो पढ़ा दिया है। अब इसने, उस वक्त वो बाहर था, आप क्या खाना बना रही है वो ये सोच रहा है, घर में जाके कौन सा सीरियल देखना है वो देखना है, वो सोच रहा है ये। अब मुझे बताइए, ऐसे वक्त जो टीचर ने पढ़ाया वो मिस कर दिया, अगर उसमें का कुछ भी अगर टेस्ट में आ गया तो नेचुरली ही वोंट बी एबल टू सॉल्व और मार्क्स कम मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। पेरेंट को ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है और बच्चों को समझाइए कि किस तरह से बैठना है, कहीं पर भी ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने फोल्डेड हैंड्स बताया, सिमिलर चीज है फोल्डेड लेग्स। मैं आपको ये मेरी कुर्सी पे बताता हूं। जैसे ये कुर्सी है, इस पर मैं बैठ गया हूं। अब फोल्डेड हैंड्स आपको बताया, उसी तरह से अगर आपका बच्चा क्लास में इस तरह से बैठता है, पांव पे पांव, फोल्डेड लेग्स। फोल्डेड लेग्स का इफेक्ट और फोल्डेड हैंड्स का इफेक्ट एकदम सेम है। 40% आपका बच्चा फोल्डेड हैंड्स में गंवाता है और 40% फोल्डेड लेग्स में। अगर इस तरह से आप बैठे हो तो नेचुरली, एकदम नेचुरली क्या होता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हो। कंफर्टेबल पोजीशन में आए कि दिमाग अटेंटिव रहना बंद कर देता है, वो तुरंत बाहर चला जाता है। क्रिकेट खेलना है क्या, आज विराट कोहली क्या करने वाला है, कल ये तुम्हारा कल सैटरडे है तो सैटरडे को कोई मूवी चलना है क्या। जैसे ही ये पोजीशन आ गई या ये पोजीशन आ गई, ये दो में से कोई भी पोजीशन आ गई तो आपका दिमाग अटेंटिव रहता है। अब एक बात और मुझे बताइए, सबसे डेंजरस बात, जो बच्चा फोल्डेड लेग्स और फोल्डेड हैंड्स के साथ में बैठता है, मुझे बताइए वो तो 80% मिस करेगा। टीचर क्या पढ़ा रही है इससे तो उसको लेना देना ही नहीं है। जब 80% वो मिस करेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसको, बस फेल ही होना है और कुछ नहीं करना है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों बात ध्यान में रखिए, फोल्डेड लेग्स और फोल्डेड हैंड्स के साथ में जो भी आपके बाजू में बैठता है, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल अलाउड, ये बात ध्यान में रखिए। उसको तुरंत उसके पांव निकालने को बोलिए और हाथ जो फोल्डेड है वो भी खुले कर दीजिए।
जैसे ही हाथ और पांव खुले हो जाते हैं, ब्रेन तुरंत अटेंटिव पोजीशन में आ जाता है। अटेंटिव पोजीशन में आ गए तो आपको सामने क्या चालू है ये आपको मालूम है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी मैं फिर से थोड़ा अपनी नॉर्मल बात करते हैं। अभी देखिए, फोल्डेड हैंड्स और फोल्डेड लेग्स के बारे में आपने सुन लिया है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरे बारे में और एक बात बताता हूं आपको, स्पेक्ट के बारे में भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सुंदर रहती है। स्पेक्ट का मतलब है ये चश्मा जो मैंने पहना है, उसके बारे में मैं आपको एक दो तीन चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। और लेकिन एक थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा पीछे आता हूं, थोड़ा बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैं फिर से थोड़ा पीछे आना चाहता हूं। बच्चों, आप एक बात ध्यान में रखो कि फोल्डेड हैंड्स और फोल्डेड लेग्स ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी समझो आप कोई अच्छी इंपॉर्टेंट बात अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, जैसे आप उनको समझा रहे हो कि पापा आज मेरा होमवर्क हुआ है, आज मैंने ये किया है, आज मैंने वो किया है, आज मुझे 2-3 पेपर्स मिल गए हैं और उसमें मुझे ये मार्क्स मिले हैं, ये सब बताते वक्त अगर आपके पापा या आपकी मम्मी फोल्डेड हैंड्स और फोल्डेड लेग्स के साथ में बैठी है तो आप भी समझ लो कि आप जितना बता रहे हो उसमें का 40 से 80% वो भी छोड़ रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए, आपके पापा और मम्मी पे भी ये लागू होता है। तो इसलिए आपके पापा और मम्मी जब भी हाथ बांध के बैठेंगे आपके सामने या पांव पे पांव दे के बैठेंगे तो उनको बोलना है कि पहले हाथ छोड़ो या पांव छोड़ो अपने, तो ही मैं जो बताना है वो बताना। जैसे अब मैंने बताया आपको कि आप उनको बहुत बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पापा आप देखिए ये मुझे, मैं बड़ा 10th में आ गया हूँ या 9th में आ गया हूँ या कॉलेज में जा रहा हूँ, तो मुझे आप ये साल तो साइकिल देना ही है आपको। पापा बोल रहे हैं हाँ 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 आप, और फिर क्या हो गया कि नेक्स्ट डे जब आपने पापा को पूछा फिर साइकिल का क्या करते या व्हीकल का क्या करते, वो बोलेंगे कैसा कौन सा व्हीकल, ठीक है ना, देखेंगे यार। तब आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपने पापा से व्हीकल के बारे में, साइकिल के बारे में बात किया था तब पापा अपने आराम से सोफे पे फोल्डेड हैंड्स और फोल्डेड लेग्स के साथ में बैठे थे, इसलिए आपकी बात की तरफ ध्यान देने का तो उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एज ए स्टूडेंट जो आपको करना है वो आप जरूर कीजिए, लेकिन आपको अपने पेरेंट की तरफ भी ध्यान रखना है। जैसे वो आपको कोई गलत आदत ना लगे इसकी ध्यान वो रखेंगे, लेकिन उनको वो इस तरह से नहीं बैठेंगे ये आपको देखना है, वरना अदरवाइज जो भी आप कहोगे सॉरी उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये भी ज्यादा जरूरी था, वरना अदरवाइज सिर्फ आपको ही कुछ बोलते रहना, ये मेरा ये प्रेजेंटेशन का ये बिल्कुल पर्पस नहीं है। आपके पेरेंट्स को भी तरफ आप ध्यान में रखिए, वरना अदरवाइज आप जब भी कुछ बोलेंगे वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट। स्पेक्ट का ऐसा रहता है कि ये एक और एडवांटेज है, ये स्पेक्ट के 2-3 चीजें हैं। स्पेक्ट में 2 पोजीशन बड़ी आसान बड़ी सुंदर रहती है, वैसे कि व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग सर्टेन थिंग टू योर पेरेंट या फिर आप अपने टीचर्स को कोई अच्छा एक मुद्दा एक्सप्लेन कर रहे हो और यू आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर, ठीक है, उस वक्त अगर आपकी टीचर या आपके टीचर या आपके पेरेंट चश्मा पहनते हैं और आपके समझाने के वक्त ये जो स्पेक्ट्स के बार हैं ये अपने ऐसे मुंह में लेके बैठे हो, तो एक बात ध्यान में रखिए कि आप जो भी बोल रहे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, वो उस पर इस वक्त डिसीजन देने वाले नहीं है। आपने उनको बोला कि पापा ऐसा करते हैं कि कल का सैटरडे है और मैं चाहता हूं कि कल मैं थोड़ा दोस्तों के साथ में पिक्चर चले जाऊं, और पापा स्पेक्ट की जो बार है वो उनके मुंह में जाके कुछ ऐसा तो उस वक्त चल रहा है, तो ये सोचिए कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो आपने जो भी बताया फिर थोड़ी देर के बारे में आप थोड़ी देर के बाद पूछना आपने, फिर पापा क्या करते हैं, कल जाऊं पिक्चर को, यार अभी सोचा नहीं मैंने, क्या तेरे को हाँ बोलना नहीं बोलना, देखेंगे ना अपन, थोड़ा सा मैं रात को बताता हूं तुमको, तो आपको लगेगा कि यार मैंने इतने देर तक बात किया, तो क्या इतने देर तक बात किया वो बात ठीक है, लेकिन पापा की बॉडी लैंग्वेज तो समझते कि पापा वाज हैविंग स्पेक्ट बार, वो स्पेक्ट बार से अपने चालू था उनका ऐसा करना, तो इसलिए वो कोई डिसीजन कभी भी लेंगे नहीं। ठीक है, सिमिलरली स्पेक्ट के बारे में और एक बताया जाता है कि जैसे ये पोजीशन है, ये नॉर्मल स्पेक्ट है मेरा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जैसे आप किसी को कुछ समझा रहे हो और वो व्यक्ति का स्पेक्ट इस तरह से नाक पे है
और वो स्पेक्ट के ऊपर से ओवर द स्पेक्ट आपको देख रहा है, एक बात 100% जान लीजिए कि ये जो व्यक्ति ओवर द स्पेक्ट आपको देख रहा है, ये व्यक्ति को जिस सब्जेक्ट के बारे में आप उससे बात कर रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस को देगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति जब आप बात कर रहे हो इस तरह से आपको देख रहा है, आप तुरंत भाप जाइए कि इस व्यक्ति को जो सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में ज्यादा जानकारी, मुझसे ज्यादा जानकारी। स्पेक्ट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपको देखते हैं कि आपके पापा की एक बड़ी स्टाइल रहती है, जैसे कभी कभी कुर्सी पर बैठ जाते हैं वो, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक सुंदर हैंड मूवमेंट है, जैसे बैठ गए अभी ये वो, और कभी कभी क्या करते हैं वो इस तरह से अपने हाथ जो है वो अपनी गर्दन के नीचे ले लेते हैं, हाथ अपने गर्दन के नीचे पीछे लगा देते हैं और इस तरह से फिर आपको बोलते हैं हाँ बोलो क्या बोल रहे थे तुम, कौन सा पेपर मिला तुमको, अच्छा कितने मार्क्स मिले तुमको, अच्छा ये है क्या, ठीक है ओके कोई बात नहीं। इसका मतलब पापा तुम्हारे जब भी ये पोजीशन में रहेंगे तो ये समझ लेना कि तुम जो भी बोल रहे हो उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी तुमको पूछ रहे हो कि अच्छा तुम आके थोड़े से अच्छे मार्क्स मिले तुमको तो तुम आके उनको बता रहे हो कि पापा मुझे इतने मार्क्स मिले हैं वो मिले, और लेकिन वो कुछ बिजनेस के टेंशन होंगे या और कोई प्रॉब्लम होंगे, वो हाँ बोलो बेटा क्या है, तुम आ गए हो, मम्मी बोल देती तुम्हारी, अरे जरा उसकी बात तो सुन लो, तो पापा अपने आराम से बैठ जाते हैं, हाँ बोल क्या बात है, कौन सा पेपर मिला, कितने मार्क मिले, क्या बोली टीचर तेरी, अच्छा ये बोला, चल ठीक है ओके क्या है, क्या बोला तूने, फीस चाहिए तुझे, ठीक है मैं दे दूंगा, ओके चल निकल का मतलब क्या है, ओके हो गया ना तेरा, मुझे तुझे कोई इंपॉर्टेंस देना नहीं है। जब भी कोई भी व्यक्ति इस तरह से आराम से सुन रहा है समझ लेना वो सामने वाले को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? अब इतनी सारी चीजें हैं जो बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको बताई है। एज ए स्टूडेंट सो मेनी थिंग्स आते हैं, आपका काम क्या है कि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसका बराबर स्टडी कीजिए। एज ए स्टूडेंट इतनी सारी चीजें आपके लिए, अगर पहले से ही इन सब चीजों का ख्याल रखते हो तो क्या हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। आप पहले से ढंग से पोस्चर में बैठोगे, क्लास में बैठोगे, कभी फोल्डेड हैंड्स में नहीं बैठोगे, किसी को बैठने नहीं दोगे, क्या करोगे, अब आपके पापा से किस तरह से बात करना है, मम्मी से किस तरह से बात करना है, पढ़ाई किस तरह से करना है, कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि कंसंट्रेट करके स्टडी करना है, कंसंट्रेट करके स्टडी करना है तो तुम्हारे हाथ और पांव दोनों खुले चाहिए, जब रहेंगे तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो बॉडी लैंग्वेज ये बहुत ही सुंदर चीज है, और मैं इतना बोलूंगा कि आपको अभी लास्ट सम 30-40 इयर्स में बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है। इससे क्या हो जाता है कि मैंने जैसे बताया आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, आप अच्छे दोस्त सिलेक्ट कर सकते हो, कौन झूठ बोल रहा है वो आपको पता चलता है, गर्ल्स और लेडीज किस तरह से थोड़ा सा सुपीरियर है बॉडी लैंग्वेज में ये आपको मालूम पड़ता है, पापा मम्मी से किस तरह से बात करना है, टीचर से किस तरह से बात करना है। और एक बात, कभी कभी फोल्डेड हैंड्स, मैंने आपको बताया कि आप फोल्डेड हैंड्स में कभी नहीं बैठोगे क्लास में, लेकिन फोल्डेड हैंड्स में कभी कभी आपकी टीचर्स भी रहती है कि आपको कुछ समझा रही है, वो फोल्डेड हैंड्स में है, या फिर बहुत बार आपको बताया जाता है कि चलो लर्न करो और टीचर ऐसे फोल्डेड हैंड्स में खड़ी रहती है, उस वक्त 100% समझ जाना कि टीचर क्लास में नहीं है, टीचर का दिमाग कहीं और चल रहा है। फोल्डेड हैंड्स में जो भी व्यक्ति रहेगा उसका दिमाग और रहेगा इस वक्त, लेकिन हमको टीचर्स के बारे में उतना नहीं सोचना है जितना अपने बारे में सोचना है। फोल्डेड लेग्स नहीं, फोल्डेड हैंड्स नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल एकदम हाई चाहिए। मम्मी पापा से किस तरह से बात करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इंटरव्यू अच्छा देना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, अच्छी बात करना है, सामने वाले आदमी का झूठ पकड़ना है, सामने वाले आदमी को किस तरह का व्यक्ति है वो आपको पकड़ना है। बॉडी लैंग्वेज इज अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसको पढ़ना है, जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, जहां जहां जरूरत पड़ती है 3 बार सुनिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करोगे एज ए स्टूडेंट यू विल स्टैंड एट द टॉप। बहुत आसान हो गया, आगे भी आपको नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट, जब भी आप जिस भी फील्ड में करियर करोगे वहां पर भी आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है हम यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट संडे और एक किसी इसी तरह के कहते एक्साइटिंग सब्जेक्ट को लेके आ जाऊंगा।
और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।